अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? वेलकम एवरीबडी, क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, जो कराची में हो रहा है उस पर भी बड़ी इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे काम होना ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक में भी कराची के शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डाकुओं के निशाने पर हैं। शहरियों का जान व माल दाव पर लगा है। बेरहम डकैतों के हाथों जवान बच्चे जो हैं वो भी मर रहे हैं, मगर कराची पुलिस हो या सिंध हुकूमत कोई इस मामले को उस तरह संजीदगी से नहीं ले रहा जिस तरह लेना चाहिए। कल 2 बच्चों का बाप ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाला शख्स डाकुओं की गोलियों से मारा गया। काश हमारे हुकाम मकतूल के बाप और बेटे का दर्द महसूस करें। सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं, डाकू लूट रहे हैं लोगों को, कोई उनको करने वाला नहीं। आज मेरे बेटों को डाकुओं ने गोली मार दी। मेरा सबसे बड़ा बेटा तकरीबन 37 साल उम्र थी इसकी, 2 बच्चों का बाप सैयद अली रहबर ऑनलाइन बैंकिंग कंप्लेंट का ऑफिसर था। वो नौकरी छूट गई, दिन रात मेहनत करता था। जवान बेटे की मौत इतनी आसान बात नहीं है संभलना। वो मुझ पर सख्ती नहीं करते थे, ना मुझे मारते थे, कुछ भी नहीं करते थे। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने आज तक मैंने बहुत ज़्यादा तंग करा हो किसी को या कुछ एक्सट्रीम बात हो गई तब उन्होंने मुझे डांटा भी तभी है, वरना कुछ नहीं करते थे। जो मैं बोलूँ मेरी बात मानते थे। मतलब लुक एट हिज एज, 37 साल का लड़का था जिसके 2 बच्चे थे। मतलब कभी कभार समझ भी नहीं आती ना कि व्हाट वर्ड्स टू यूज़, बिकॉज दिस इज़ बियॉन्ड ट्रैजिक। ये बियॉन्ड ट्रैजिक है। इसके अलावा और भी बड़े केसेस हैं कराची के, जैसे कि आपको बताएं कि कराची ही के इलाके जौहर चुरंगी के करीब भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की फायरिंग से एक शहरी ज़ख्मी हुआ। कराची में साल के पहले 11 हफ्तों में, अभी हम सिर्फ 11 हफ्तों की बात कर रहे हैं, डकैती मुज़ाहमत पर जान से जाने वालों की तादाद ऑलरेडी 50 तक पहुँच रही है। एंड द ईयर हैज़ लिटरली, मतलब 12 महीने का साल है और अगर अभी हम तीसरे महीने में ही हैं और ऑलरेडी तादाद जो है 50 पे रमज़ान में डाकुओं के हाथों 6 अफराद कत्ल हुए हैं। लगातार ज़ाहिर है सिंध हुकूमत यहाँ कायम है। 16 साल हो चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के दावे बहुत अरसे से सुनने में आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम शहर में अभी भी मौजूद है। बरसों से रेंजर्स भी यहाँ मौजूद हैं जिसको पुलिसिंग के इख्तियारात हासिल हैं, जो गश्त करती भी नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गली, कोई सड़क, कोई मोहल्ला ऐसा ना हो जहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई वारदात नहीं हुई हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहरियों में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है ना, वो बहुत अहम है। ये भी बताया जा रहा है कि डीजी रेंज सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है और तर्जुमान रेंजर्स ने इसमें बताया कि इजलास में कराची में अमन अमान, ख़ास तौर पर यौम अली, ईस्टर और चांद रात से मुताल्लिक सिक्योरिटी प्लान का जायज़ा लिया गया है। ये वो लोग दिन होते हैं जब लोग ज़ाहिर है सड़कों पर, अवामी मकामात पर भी ज़्यादा होते हैं, शॉपिंग भी कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत या ज़्यादा कैश भी कैरी करते हैं। ये सारे बहाने ही बन गए हैं, वरना रमज़ान के दौरान जितनी ये डकैतियाँ सब कुछ हो रही हैं, ख़ासतौर पे सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त, मतलब ये बहाने बनाने वाली बात है ना। वरना तो ये मतलब मुकद्दस महीना है। आप सोचते हैं कि इसमें तो ज़रा ईज़ हो जाएगा, बट नॉट रियली। इसमें तो और ज़्यादा बढ़ के इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एनीवे जी, हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं और इस पर हमने बात भी करनी है। हमें ज्वाइन किया आज SSP इन्वेस्टिगेशन तौहीदुर रहमान साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए। और साथ ही हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक भी हैं। काशिफ, आप चूँकि हमें ये खबरें जो हैं ये ला के देते रहते हैं, जल्दी से पहले बता दें कि ये कल वाला मामला फूड डिलीवरी वाले शख्स का, ये हुआ क्या? देखिए, ये मामला कुछ पहले तो हम इस स्पॉट को देखते हैं कि ये स्पॉट है कहाँ। ये जौहर चुरंगी का फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी ज़्यादा रश इन रमज़ान के दिनों में होता है कि ये वारदात हो ही नहीं सकती थी अगर पुलिस की नफरी भी वहाँ तैनात होती। नफरी ना होने की वजह से ये वारदात हुई है। और उसके बाद जब इसको इस तरह टारगेट किया गया, इससे मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की गई, इससे मोटरसाइकिल, और जो इसकी मोटरसाइकिल है वो कोई बहुत ज़्यादा नई नहीं है, बहुत पुराना मॉडल की इसके पास मोटरसाइकिल है जिसको छीनने की इससे कोशिश की गई, जिसमें एक शख्स भी ज़ख्मी हो गया। तो ये वारदात हुई है। अब तक कराची के अंदर 48 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर जो है वो इसी तरह ज़रा सी मुज़ामत के अंदर कत्ल कर दिया गया है। जो रंगी टाउन वाला वाक़या है उसमें जो खातून के साथ हुआ वो भी इस तरह हो कि खातून किसी और को एक अस्पताल के बाहर उसकी पार्किंग में मौजूद थी, किसी को
देखने के लिए आई थी। इसी दौरान जो है वो वहाँ एक शॉप थी, शॉप के ऊपर वारदात हुई है। 2 लड़कों से वारदात करने के बाद जब वहाँ से फरार हो रहे थे तो पुलिस की जानिब से फायरिंग कर दी गई। हम ये नहीं कहते कि वहाँ जो फायरिंग हुई उससे खातून को गोली पुलिस की लगी या फिर किसकी लगी, लेकिन पुलिस का रवैया इतना अनट्रेंड है। जो एहलकार तैनात किए जाते हैं सड़कों पर, हम अमूमन स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं कि शहर में गश्त को जो है वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन उन गश्त पे जो एहलकार तैनात होते हैं क्या वो एहलकार इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं? उनको पहले ट्रेंड होना जरूरी है। बिल्कुल यही सवाल हम तौहीद साहब आपसे करेंगे। तौहीद साहब, दिस सिटी हैज सीन वर्स, बहुत बुरे हालात इस शहर ने देखे हैं, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो। सर्टनली उन मामलात में बेहतरी आई है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, बट ये जो स्ट्रीट क्राइम वाला मामला है ये बहुत तूल पकड़ गया है, ये ठीक ही नहीं हो रहा। इसके लिए क्या दुनिया से हम सीख सकते हैं? पाकिस्तान में किसी और शहर से कोई मॉडल एक्वायर कर सकते हैं? नफरी हमारी कम है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, बिकॉज इस शहर में लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। थैंक यू अब्दुल्ला फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं इसके लिए यही कहूँगा कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो नो डाउट कराची का काफ़ी अरसे दराज से ये इशू रहा है, लेकिन इसको टैकल करने के लिए कराची पुलिस कमिटेड है और वार फुटिंग पे इसको डील करने के लिए काविशें कर रही हैं। इसके हवाले से इसका एक और रीज़न भी ये है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं वो 6 महीने 8 महीने या साल के बाद फिर वापस आ जाते हैं और फिर वारदातों में मुलविस होते हैं। कोई डेटाबेस है जब ये क्रिमिनल पकड़े जाएं तो ये कोर्ट में फिर प्रोसिक्यूशन भी तो कमज़ोर है ना सर? पुलिस, आप इन्वेस्टिगेशन से ही आपका ताल्लुक है, पुलिस सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करती, वो शवाहिद नहीं आते, गवाह नहीं आते। अगर कोई 10वीं दफ़ा पकड़ रहा है तो जज साहब को ये नहीं पता होता कि 10वीं दफ़ा ये 10th टाइम ऑफेंडर है इस मामले का, और उसकी सजाएं और होती हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर की कुछ और होती है, जो हैबिचुअल हो उसका कुछ और होता है मामला। जरा बताएं। जी बिल्कुल, हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसको हम CRO कहते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस होती है, जो जितने भी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं उनका फिर CRO होता है, एक उनका डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और मेंटेन भी किया जाता है। और जब एक बार या दूसरी मरतबा वही फिर पकड़ा जाता है तो वो उसका रिकॉर्ड सामने आता है और उसी केस फाइल के अंदर मेंशन किया जाता है कि ये पहले भी पकड़ा गया था और फलाने केस में था और फिर वापस आके फिर दोबारा इसने किया है। उसमें ये होता है कि उसमें उनको बेल लेने में मुश्किल होती है। एविडेंस कलेक्शन के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हमने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। अब मौजूदा जो हमारे IGP सिंध हैं उन्होंने काफ़ी काविशें की हैं। उसके हवाले से जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंसेस है वो हम कलेक्ट करते हैं। अभी FSL हमारी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, जिसमें फोरेंसिक एविडेंस वगैरह उसको हम कनेक्ट करते हैं क्राइम सीन के साथ या अक्यूज़ के साथ। तो इस हवाले से फिर दूसरा जो IOs हैं उनको भी अब ट्रेनिंग्स प्रैक्टिकली मिलती रहती हैं, उनके ट्रेनिंग और जो क्रैश कोर्सेज़ हैं वो भी चल रहे हैं साथ साथ। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रिमिनल्स पकड़े जाएं और ऐसे अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट्स हों वो कम हो, क्योंकि वो ज़्यादा ही होना स्टार्ट हो गए हैं। जिस तरह अभी काशिफ आप भी जिक्र कर रहे थे और आपने कहा था कि नफरी नहीं थी, अगर हम इस वाले इंसिडेंट की बात करें, क्या सर हमारे पास, सोही साहब, हमारे पास कमी है पर्सनल की, जहाँ नफरी की ज़रूरत होती है वहाँ नहीं होती? काफ़ी जगहों पे हमने भी देखा है इस किस्म के इश्यूज से भी आप लोग कोई गुजर रहे हैं कि जहाँ लोग इतने भर्ती नहीं हो रहे पुलिस में जितनी की ज़रूरत है इतने बड़े शहर को? नफरी के हवाले से तो अभी तो मतलब सफिशेंट नफरी है जो मतलब कराची पुलिस की स्ट्रेंथ पे मौजूद है। अब इशू ये रमज़ान में आ गया है कि जो सहरी और इफ्तार टाइम है उस पर सिक्योरिटी ड्यूटीज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पे डिप्लॉयमेंट हो जाती है। तो कुछ स्पॉट्स पर रह जाते हैं जहाँ पे पुलिस में नज़र नहीं आते, जहाँ फिर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन तो अक्सर अभी हम जो शाहीन फोर्स है वो भी कराची पुलिस ने फाल कर दिए, हर जगह आप देखेंगे। आई एम सॉरी, आई वुड रियली लाइक टू सी दैट शाहीन फोर्स। जी, हम कुछ दिन पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो अभी भी कहाँ छुपे होते हैं, वो नजर नहीं आते। अब्दुल्ला, उस दिन भी हमने इस पे जिक्र किया था कि शाहीन फोर्स के पास वसाइल ही नहीं है। उनको जो मोटरसाइकिलें दी जाती हैं वो मोटरसाइकिलें इस करामत ही नहीं होती हैं कि वो शहर के अंदर गश्त कर सकें। पहला रीज़न ये। दूसरा ये, लेना कोई नई मोटरसाइकिलें, हैवी बाइकें लें आप लोग। हमने इन्वेस्टिगेशन पे बात की। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मौजूदा IG सिंध है ये पहले भी रह चुके हैं। तो 2022 और 23 में इन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर कोई इंसिडेंट होता है और मुलजमान वारदात करते हैं
तो वो मुलजमान नामालूम है, एफआईआर के अंदर नामालूम मुलजमान लिखा जाता है, उसके बाद उनका डेटा मेंटेन होना चाहिए, जो कि अब तक मेंटेन नहीं किया गया। फिर उन्होंने कहा था कि जो आदि मुजरिम हैं उनके लिए जियो टैगिंग का हम एक सिस्टम निकाल रहे हैं कि वो जियो टैगिंग, वो भी अब तक नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन में अफसरान या तो काम करना नहीं चाहते, और अगर करते हैं तो उस नौयत का नहीं करते कि जिस तरह से उनको इन्वेस्टिगेट करके किसी अदालती कार्रवाई को हम बाद में देखते हैं कि मुलजमान बेल पर आ जाते हैं, वो सारे मामला अलग हैं, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी नहीं है। ये इस बात को हमें वैसे आई एम ग्लैड काशिफ आपने ये रिमाइंड कर दिया, और आपसे तौहीद साहब यही पूछेंगे, ये जियो टैगिंग वाला सिलसिला एटलीस्ट आपको पता तो होना कि आपके क्रिमिनल्स वगैरह कहाँ किस वक्त कहाँ थे, मतलब ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू आइडियाज हैं जो दुनिया में अब तो बड़े कॉमन हो चुके हैं, हम इधर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, जबकि जिक्र भी होता है, बात भी होती है, लेकिन उसके बाद आगे नहीं जाती। जी बिल्कुल, ये जो जियो टैगिंग ऑफ रिपीट क्रिमिनल्स है वो एक प्रोसेस में है, और इंशाल्लाह सून इट विल बी फाइनलाइज्ड और ये हो जाएगा। और जहाँ तक ये रिपीट क्रिमिनल्स की बात है, अभी लास्ट ईयर आप डेटा उठा के देखें तो 2500 जो रिपीट क्रिमिनल्स हैं वो जेलों से रिहा हुए हैं। अभी उन्हीं के ऊपर भी ये कैंपेन स्टार्ट हुई है, डेली बेसिस पे उनके ऊपर रेड्स हो रहे हैं और अरेस्ट किए जा रहे हैं ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। और साथ साथ ही आप पेट्रोलिंग प्लान आप देखें, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है, और जितनी भी जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे क्राइम रिपोर्ट होता है, वहाँ पे मोबाइल्स जो हैं, पुलिस मोबाइल्स वो भी गश्त करती हैं, और साथ ही मोटरसाइकिल्स पे शाइन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रीट्स वगैरह को भी कवर करती हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ये इसको इम्प्रूव करने की। अच्छा, एक और चीज़, एंड जस्ट दिस इज़ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि अब माशाल्लाह क्राइम का तो ऐसा लेवल हो चुका है, नॉट जस्ट कराची, पूरे मुल्क में ही। काशिफ शायद आपको पता हो, हमारे पास कितनी फॉरेंसिक लैब्स हैं अगर हम कराची की बात करें? जो एक पुलिस की फॉरेंसिक लैब है जिसके अंदर या तो कोई अफसर लगना नहीं चाहता, और अगर लगता है तो वो काम करता हुआ दिखाई मतलब हमारे पास एक लैब है, एक फॉरेंसिक लैब है, काम करना चाहता। वो काम शायद इसलिए नहीं करना चाहता कि उनके पास उस तरह की मशीनरी या उस तरह की जो लोग हैं, मैन पावर, वो वैसी नहीं है, मतलब ट्रेंड स्टाफ नहीं है। अच्छा, हम अमूमन किसी भी किस्म के जो केसेस होते हैं वो या तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेबॉर्ट्री है, वहाँ से जाके करवाते हैं। रेप केस होता है तो कहाँ भेजेंगे डीएनए? उसके लिए भी यही। अच्छा, रेप केसेस के लिए पहले तो ये कि एमएलओ जो है वो कराची के अंदर फीमेल एमएलओ ही इतने नहीं हैं कि जो इस तरह के रेप केसेस को उस तरह काउंटर कर सकें। अगर आप मिसाल के तौर पर सेंट्रल के इलाके में कहीं इस तरह की कोई वारदात या रेप केस होता है तो उसके लिए अगर आप उसको आबासी शहीद अस्पताल भेजते हैं तो वो आपको मूव ऑन कर देते हैं जिना के लिए। फिर जिना में आपके पास नाइट शिफ्ट में कोई इस तरह की मेल सर्जन नहीं होती है। जब मेल सर्जन नहीं होती है तो उसकी वजह से फिर उनको वेट करना पड़ता है और फिर उसके सैंपल जो लिए जाते हैं, बिल्कुल एविडेंस उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो सर ये इन्वेस्टिगेशन का ही मामला जुड़े में है, ज़ाहिर है। ये आप तो चलें एसएसपी हैं, लेकिन जो निचला आपका स्टाफ होता है ना, कभी हमारे भी ज़ाहिर है सैकड़ों जानने वाले हैं किसी न किसी मामले में, कभी ना कोई हमसे भी रब्ता करता है, मदद कर दें, बात कर लें। इन्वेस्टिगेशन में निचली सतह पे एहलकार क्यों तंग करते हैं, लोगों को तंग करते हैं? अब्दुल्ला, मैं जो काशिफ ने बात की है, पहले तो उसकी तस्दीक कर दूं कि जो हमारी एफएसएल है वो कम्प्लीटली फ़ाल है और हर किस्म की वहाँ पे फोरेंसिक जो है एनालिसिस होती है एविडेंस की। फोरेंसिक लैब की जी बिल्कुल। आपने जाना है, आप कैमरा लेके? जी मैं काशिफ को दोबारा इन्वाइट करूँगा, एक मरतबा आप वो विज़िट कर लें। और जहाँ पे रेप केसेस की बात है, वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर SSIOU के नाम से स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट बना हुआ है, जो रेप केसेस के या चाइल्ड मोलेस्टेशन के या इस किस्म के जो जितने भी केसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो डेडिकेटेड एक यूनिट बना हुआ है। और फिर एक ये जो अभी हमारे IG साहब हैं, उन्होंने एक ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव ये लिया है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये अप्रूव करवा दिया कि जिस भी केस के अंदर किसी की कन्विक्शन होगी तो वो एक रिवार्ड मनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिल रही है। तो साथ ही ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के अंदर इम्प्रूव हो रही हैं। जी बिल्कुल, एज इंसेंटिव, और वो उनको रिवार्ड मनी कन्विक्शन के ऊपर मिल रही है। और मजीद उनका अभी सेपरेट थाना वाइज उनका बजट वगैरह उनका, आई होप रिवार्ड मनी इतनी हो कि जितने अदरवाइज ना बना ले। ऑन पेपर ये रिवॉर्ड मनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा है। लेकिन जब हम पर्सनली IO से बात करते हैं तो उनकी तरफ से हमें इस पर बिल्कुल नफ़ी की जाती है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मशहूर केस बताऊं कि मंगो पीर के अंदर बहुत बड़ी मंशियात पकड़ी गई। उस मंशियात को पकड़ने के बाद उसके लिए जो IO को जो भी चीज़ें चाहिए थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो उसे आज तक भी नहीं फराम की गई हैं।
उसके लिए उसने उस मंशियात को पैक करना था, उसके लिए जो मजदूरी थी, जो उसके ट्रांसपोर्टेशन थी, उन सब, क्योंकि वो बहुत बड़ी मिकदार में थे, उसके लिए 2-3 ट्रक्स उसको चाहिए थे, वो आज तक उसको नहीं मिले। और आला अफसरान की जानिब से उसे ये कहा गया कि आप इसको अपने तरीके से इसको मैनेज करें और मैनेज करके हमें रिपोर्ट दीजिएगा और बाद में उसको करेंगे। मतलब क्या मैनेज करें, डिस्ट्रॉय कर दें, कहीं डिस्ट्रॉय कर दें, और बहुत बड़ी तादाद में वो मंशियात थी, उस मंशियात का नहीं मिला। अच्छा, ये तो एक बड़ा केस मैंने आपको बता देना, कराची में बेशुमार ऐसे इंसिडेंट होते हैं। उसके बाद आईओएस बेचारे किस हद तक आपके साथ कोऑपरेट करें, उनको कहा जाता है कि आपको रिवॉर्ड मनी दी जाएगी। मैं नहीं समझता, क्योंकि हमारा इनसे ताल्लुकात रहते हैं, तो मुझे नहीं, अगर तोहिद साहब ये कह रहे हैं तो हम जरूर लेके आइएगा कोई रिवॉर्ड मनी वाला। टाइम भी बड़ा कम रह गया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात थी जो आपने बताई है। सिर्फ ये बता दें, आपके ख्याल में अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसका इतना जिक्र होता है लेकिन उस पर कोई काम होता है फिर रुक जाता है और इट डजंट मैटर, अगर वो हो तो आपका काम आसान हो जाए? बिल्कुल। मैं इसमें थोड़ा ऐड ये भी करना चाहूँगा कि ऑलरेडी जो है 2200 कैमराज सिंध पुलिस की तरफ से वो इंस्टॉल्ड हैं और वो वर्किंग कंडीशन, यस दे आर इन वर्किंग कंडीशन। और जहाँ तक ये दूसरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो भी अभी अप्रूव हो गया है जी, अभी और टोटल जो है वो 10,000 कैमराज कराची के अंदर वो लगाए जाएंगे। उसमें से 2,000 कैमराज जो इनिशियल फेज़ में वो तौहीद साहब थैंक यू। और यहाँ पे इस डिस्कशन को करने का मकसद, यहाँ पे आपको जहमत देने का मकसद ये है कि हम प्रॉब्लम्स की निशानदही कर सकें। किसी की तज़हीक या किसी की बेइज्जती करना मकसद नहीं है, हम निशानदही कर सकें ताकि उसमें बेहतरी आ सके और आवाम की भी बेहतरी हो, और फिर जब आवाम की बेहतरी होगी तो आपको भी सराहा जाएगा। सो दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज कि हमारी पुलिसिंग भी बेहतर हो, हमारी सिक्योरिटी सेफ्टी भी शहर में, हम भी इसी शहर के बासी हैं, आप भी इस शहर के बासी हैं। कौन नहीं चाहता कि ये शहर खूबसूरत हो, अच्छा हो, मजीद लिवेबल हो, सेफ हो। मतलब लोग जो बाहर से आ रहे होते हैं वो आपको कॉल करके ना पूछे इज योर सिटी सेफ, हम कराची आए या कहीं और से होके चले जाएं। आई एक्चुअली गेट दीज कॉल्स कि जी हम कराची आए या ना आए। बट इन एनी केस बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए कराची को लेकिन हमारे पेट में जरा ज्यादा दर्द होता है बिकॉज़ दिस इज आवर सिटी। थैंक यू। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक। कहीं गैरत के नाम पर कत्ल, कहीं ज़्यादती, तशद्दुद और कहीं अगवा। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में रिपोर्ट वाले वाक़यात बता रहे हैं कि ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा। मान लें कि माशरे की बुनियादों में ही कुछ गलत है, वी हैव टू नाउ कंसिडर दैट। अभी कल ही हम डिस्कस कर रहे थे यहीं बैठे हुए टोबस टेक सिंह का वो खौफनाक वाक़या जहां एक भाई ने अपनी जवान बहन को घर वालों के सामने गला दबाकर मार डाला और इसका पता भी ना चलता अगर इस पूरे वाक़ये की वीडियो ना बनी होती। और फिर मस्जिद में ऐलान करा दिया कि हैज़े से फौत हो गई है और कंफर्टेबली बाप भी बैठा हुआ है। उस मौके पर कोई वीडियो, दूसरा भाई एक वीडियो बना रहा है और सब गुफ्तगू कर रहे हैं और पीछे एक और भाई है जो मुंह पे तकिया रख के अपनी ही बहन का, सगी बहन का कत्ल कर रहा है। खैर ये तो एक वाक़या है, ये तो एक वाक़या है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। मोस्टली यही होगा ना। हमारे साथ हैं क्रिमिनल लॉयर हैं आमना। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। कैन वी डू एनीथिंग अबाउट दिस? सबसे पहले तो टोबा टेक सिंह वाला मामला जहां एक कैजुअल हाउस होल्ड चल रहा है, इर्द गिर्द काम हो रहा है और एक लड़की का कत्ल हो रहा है उसके भाई के हाथों। जब इतना प्रॉपर किस्म का एविडेंस सामने आ जाए तो फिर डिलेस क्या होते हैं कोई कार्रवाई होने में या सजाएं मिलने में? थैंक यू हुमा, बहुत शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने का दोबारा। एंड ये हमने पहले भी आप और मैंने ये बात की थी डोमेस्टिक वायलेंस की जी। और इस केस में तो कानून के तहत आप ये खुश होंगी सुन के कि अब घर वाले उसको नहीं फॉरगिव कर सकते, पार्डन नहीं कर सकते। तो 2016 के बाद जब ये डॉक्यूमेंट्री एक शर्मीन ओबैद चनोई ने बनाई थी ऑनर किलिंग्स पे, उसके बाद जो नून की गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, उन्होंने एक अमेंडमेंट किया है लॉ में। अमेंडमेंट के तहत अब अगर एक क्राइम ऑफ ऑनर हो या इज्जत का जो जुर्म हो, अगर आप इज्जत के मामले में किसी औरत को कत्ल करें, आप उसको नहीं फॉरगिव कर सकते। तो जो कहते हैं ऑफेंसेस में जहाँ वो पार्डन करें वो अब नहीं पॉसिबल फॉर ऑनर ऑफ ऑफेंसेस। सो दैट्स वन थिंग, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग दैट्स हैपेंड। इसके बावजूद
यानी कि पार्डन अब लॉ में है नहीं, इसके बावजूद ये इस इतने खौफनाक इंसिडेंट्स रिपीटेडली हम सुन रहे हैं कि हर रोज़ की बात होती है, हम सुनते हैं। इस वीडियो में वो पूरी फैमिली है कमरे में और वो बच्ची को कत्ल कर रहे हैं। और इससे पहले हमने ये भी सुना है कि ये जो केस है ये ज़िनाए महरम का केस है, जहाँ के बाप और भाई दोनों वर अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग दिस गर्ल रिपीटेडली। जी बिल्कुल। नाउ what it boils down to, when ये पहले मैंने आपसे बात की थी about judges, about law enforcers, अगर आप पुलिस पे जाएं और आप उनको कहें कि मेरे ऊपर ये तशद्दुद हुआ है, घरेलू तशद्दुद, वो आपको कहें कि ये तो हाथापाई तो होती है शादी में। जब तक कि आप तालीम नहीं देंगे अपने लोगों को, अपने स्टेक होल्डर्स को एजुकेट नहीं करेंगे, हाउ विल यू स्टॉप दीज क्राइम्स? अब आप मुझे बताएं आमना, आपने कहा कि अब घर वाले जो हैं वो माफ़ नहीं कर सकते अगर ऑनर किलिंग के नाम पर कोई कत्ल हुआ हो, लेकिन कंदील वाज मर्डर्ड इन 2016, उसके बाद इसका केस चला, उसका भाई कैसे फिर छूट गया? तो so that's a very good question, and I think कि कंदील का, so what happened in that case is what you have is if you give serve out life sentences, तो मिनिमम जो कानून कहता है कि आपको मिनिमम लाइफ सेंटेंस सर्व आउट करनी है ना। 2016 में ये अमेंडमेंट पास हुई है, उसके बाद ये कंदील के बाद आई थिंक अब नाउ इट हैज गॉन इनटू इम्प्लीमेंटेशन, बट that was one of the main cases that brought this issue to light. But it still raises the question कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स में लोग कहते हैं कि आप इसको फॉरगिव कर सकते हैं, बट इन सम ऑफ द केसेस जो लूपहोल ये है कि इट्स अप टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। तो अगर कोर्ट को लगता है कि आप दैट द ऑफेंस डिजर्व्स अ लाइफ सेंटेंस या कि सजाए मौत, फिर कोर्ट कह सकती है कि चलें मैं ये इन्फोर्स कर रहा हूँ। कंदील के केस में जज ने ये नहीं कहा। कंदील के केस में जज ने एक कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट कर लिया और ये नहीं कहा कि क्राइम इतनी ग्रूसम थी, इतनी खौफनाक क्राइम थी कि कॉम्प्रोमाइज इस केस में हो ही नहीं सकता। जहाँ आमना फ्रैंकली जहाँ घर वाले ही अपने बहनों को, बेटियों को कत्ल कर दें, वो ग्रूसम ही है, मतलब वो उसी में काउंट होगा। द मोस्ट सिक्योर प्लेस, आप अपने घर से ज़्यादा सिक्योर प्लेस दुनिया में क्या समझते हैं, वो ही अगर आपकी कत्ल की जगह बन जाए तो obviously that is gruesome. It doesn't have to be more than that. In any case, Amna, that's all the time we have. हम फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। एक बात ऐसे हम भी करना चाहते हैं, जब दफ़ाएं जो होती हैं पुलिस पे जब केस जाता है वो भी सही ना लगे तो वो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अब हम इधर ही टोबा टेक सिंह वाली केस की बात कर रहे हैं। भाई ने कत्ल तो किया, ऑनर किलिंग तो हुई, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था? क्योंकि जैसे आमना बता रही है वो घर में ऑलरेडी एक इंसेस्ट जो है वो ज़िनाए महरम का केस जी बिल्कुल वो भी चल रहा था। सो दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये रीजनिंग क्यों हुई है। ऑनर यहाँ किसी का कोई मजरू नहीं हो रहा था, यहाँ किसी और वजह से कत्ल किया गया है। अच्छा ले लिए ब्रेक लें प्लीज। अच्छा जी, 6 जजेस का खत आया, उस पर फिर हुकूमत ने कल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। क्या दैट इज़ इट या फिर अभी ये मामला और आगे बढ़ेगा? ऑफ कोर्स, आपको क्या लगता है दैट इज इट हो गया? ऑफ कोर्स हम इसी पे बात करेंगे। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभाले 1 महीना भी नहीं हुआ, पूरा हुआ ही नहीं है, मगर इस नौज़ायदा हुकूमत को अभी से सख्त चैलेंजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ पहले ही सरापा एहतजाज थी, ऐसे में जजेस का ख़त भी इसके हाथ में आ गया। सियासी बयानियाँ बनाने में महारत रखने वाली PTI को शायद ऐसे ही मौके की तलाश थी। ख़त के बाद से वो मज़ीद मुतहरक हो गई है। लगता यही है कि वो इस मामले को आसानी से जाने नहीं देगी। यही वजह है कि इसने ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकात पर एतराज़ किया है, बल्कि कमीशन बनाने का हुकूमती फ़ैसला भी मुस्तरद कर दिया है। वो भरपूर एहतजाज के मूड में है। मीर साहब, एक तो यही है कि यहाँ हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें NOC नहीं मिलते, और हम चाहते हैं कि थ्रू आउट समझते यही है कि ये हमारा एक आईनी और कानूनी हक़ है कि हम रैली निकाले, पुरअमन रहे और प्रोटेस्ट करें किसी इशू के ख़िलाफ़। खान साहब का केस जो जज तोशाखाना वाला कर रहा था, आपने सारे मीडिया पे भी देखा होगा, उसकी भी तबीयत ख़राब होगी और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो भी हॉस्पिटल को जा चुके थे। तो ये कैसे केसेस है, तो हम चाहते हैं इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें अदलिया की आज़ादी के लिए और खान साहब की रिहाई के लिए। और वो द बेस्ट प्लेस जो हमारे लिए है वो पेशावर होगा, ताकि हमें वहाँ NOC भी मिल जाए और हम पुरअमन रहें।
मुस्लिम लीग नून के हालात पर नज़र डालें तो इससे पहले कि जजेस के ख़त का मामला ज़्यादा पेचीदा सूरत इख्तियार करता हुकूमत कमीशन बनाकर मामला रफा दफा करना चाहती है। नून लीग समझ रही है कि इस मामले को तहरीक इंसाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अदालती मामलात में बैरूनी मुदाखलत के इल्ज़ामात मुल्क में नए तो नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अगर अपने दामन में झांके और माजी में क्या क्या होता रहे उनके दौरे हुकूमत में, तहरीक इंसाफ ये भूल रही है कि वो फरीक है इस सारे मामले में, और शायद किसी स्टेज पे कुछ और शवाहिद भी आए कि इस सारे मामले के पीछे तहरीक इंसाफ का किस हद तक रोल है। ये भी आपको याद दिला दें कि मौलाना फजलुर रहमान पहले दिन से मौजूदा इलेक्शन को कबूल करने को तैयार नहीं, ज़िमनी इंतखाबात में भी वो हिस्सा ना लेने का ऐलान कर चुके। वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान सजाने की तैयारियां कर रहे हैं। यह हुकूमत के लिए नया दर्द-ए-सर हो सकता है। हमारी तहरीक में यकसुई होगी और वो सियासतदानों के हवाले से हमारा एहतजाज, ये तो ठीक है कि हुकूमत अगर है और वो ऐसे अब नताइज पर मबनी हुकूमत है जो हमें काबिल कबूल नहीं है, तो ज़िमनन तो यकीनन हुकूमत निशाने पे आएगी, लेकिन बुनियादी तौर पर हम उन इदारों के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ हम एक तहरीक की तरफ जा रहे हैं जो इन्होंने खेल बना रखा है इलेक्शन को, और आवाम की हक़ राय दही को जिस तरह खिलवाड़ बना रखा है, इस तरह की इजाज़त हमारी तरफ से नहीं हो सकती। हम अपना एहतजाज करेंगे। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। सेनेटर वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, ख़त आया, जाहिर है उसके बाद हुकूमत ने पेशरफ्त करते हुए ऐलान किया कि भाई कमीशन बनाया जाएगा। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों को इस फैसले पे? देखें जी, सबसे पहले तो जो अहम बात है करने वाली वो ये है कि वो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने जो इशारतन बात की है वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं वो पार्ट एंड पार्सल है। वो उन्होंने एक्सप्रेसली तो नहीं कहा, और हमें बड़ी देर से उन पर एतराज़ है कि उनको, और हम महसूस करते हैं, PTI का मौक़िफ़ ये है कि इस ख़त के बाद उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या उनको डेफिनेटली जो इमरान खान साहब से मुताल्लिक केसेस हैं उनसे अपने आप को अलग कर देना चाहिए और रिक्यूज़ कर देना चाहिए। और आपको इस खत में इस बात का भी जिक्र है कि खान साहब से मुताल्लिक ही केस था जिसमें उनकी जानिबदाराना रवैये के बारे में जो है निशानदेही की गई है, और कितने सारे खान साहब के केस उनके सामने हैं, और उन सब में हम ये महसूस करते हैं कि उनका रवैया जानिबदाराना है, बायस्ड है। और एक आखिरी बात उनके हवाले से ही कि वो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनकी निगरानी में या अंडर हिज वॉच वो जो वाक़या 9 मई को हुआ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, उसकी जो CCTV फुटेज है वो सारी जो है वो गायब हो गई हुई है, वो चोरी हो गई हुई है, या स्टोलन जो है वो थेफ्ट है CCTV फुटेज की। ये भी बड़ी मशकूक जो है वो बात है। तो ये तो इसका एक पहलू है जो इस खत से निकलता है, जिस पे हम बड़ा ही जो है शदीद एतराज़ रखते हैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके रवैये के बारे में, और उनका अपने ओहदे पे मौजूद रहने के बारे में, उनका इमरान खान साहब के केसेस को समाअत में हिस्सा लेने के हवाले से, उसको जारी रखने के हवाले से। कमीशन को हम मुस्तरद इसलिए करते हैं कि हमने जो तरीक़ाकार इसका देखा, सबसे पहले ये बात शदीद काबिल एतराज़ है, इंतहाई काबिल एतराज़ है कि वज़ीर आज़म जो है वो आके बंद कमरे में मिलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये इस तरह की कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए थी। वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम लगे हैं, और वो एग्जीक्यूटिव के सरबराह हैं, नाम वैसे तो फॉर्म 47 की पैदावार वो सरबराह हैं, लेकिन वो आगे एक बंद कमरे की मीटिंग कर रहे हैं। ये मामला खुली अदालत में होना चाहिए था, और ये मामला जुडिशियल पावर के एक्सरसाइज में चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक लार्जर बेंच के जरिए करना चाहिए था, खुली अदालत में, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग। ये भी हमारा मुतालबा है। ये सही तरीका था इस मामले को डील करने का, क्योंकि इसकी जो अहमियत है और जिस पैमाने के ऊपर ये बात की गई है, मैं पैमाने पर भी आना चाहता हूँ। लेकिन ये जो कमीशन बना के इसको जिस तरह से कर लिया गया है, और वो आप देखें वो बिल्कुल इसको जो अंग्रेजी का है ना मुहावरा के, उसको स्वीपिंग इट अंडर द रग, तो वो करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है। और बदकिस्मती से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप ये बताइएगा, ज़ाहिर है बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं मुदाखलत के, और किसी से ये मामला पहले भी हमारी और आपकी सबकी नॉलेज में आते रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला मामला हो, जज अरशद मलिक की वीडियो वाला मामला हो,
बट ज़ाहिर है उस वक्त बेनिफिशरी आप लोग होते थे, अभी आप लोगों को लगता है कि आप विक्टिम हैं। क्या उस वक्त जब ये लोग आवाज़ उठाते थे आपको लगता है कि कार्रवाई का आगाज़ या इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ उसी वक्त से होना चाहिए जब उस वक्त के इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग आके उस वक्त की जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे और ये कहते थे कि भाई ये बाप बेटा बाहर नहीं आने चाहिए, हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी? जी, मैं ये सवाल इत्तेफाक से 2 दिन पहले मैं एक शो पे था, ये हुआ था और किसी और तरीके से हुआ था, मैं उसके अल्फाज में बिकॉज वो आपने जो बात की बिल्कुल वही बात वहां हो रही थी एक तरह से। पहले तो मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया 2 रात पहले कि ये तो इल्ज़ाम लग रहा है कि अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है। तो मेज़बान ने कहा कि ये तो बड़े अरसे से बात चल रही है और फिर आगे ये बात हुई कि इसके बेनिफिशरीज जो हैं वो कौन है। तो मैं जो ये बात की जी बड़े अरसे से ये बात चल रही है, पहले तो मैं इस पे कहता हूं कि अगर बड़े अरसे से ये बात चल रही है तो हम अपने आप को कोई तलाई तमगा दें या गोल्ड मेडल दें कि जी हम बड़े मतलब एक महज़ब जमहूरियत और जो बालादस्ती के निज़ाम के अंदर चल रहे हैं। क्या ये नंबर 1 और नंबर 2 मैं समझता हूं हमारी पार्टी भी ये समझती है कि बिल्कुल इंक्वायरी हो और सबसे उसमें उसका तरीका जो मौसर है, और ये भी बात परसों रात हुई थी कि वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, आज से शुरू हो और जितना साल मर्जी पीछे उसको लेके जाएं, क्योंकि ये बात सानवी या ज़िमनी हैसियत रखती है कि इसके बेनिफिशियरी कौन थे। सबसे अवलीन अहमियत इस बात की है कि इसके मुर्तकिब कौन है, और अगर उसके मुर्तकिब लोगों की निशानदेही हो तो इसके मुर्तकिब लोगों का एहतसाब होगा कि नहीं। और इसी पे मैं इसलिए आना चाहता हूं कि मैंने कहा पैमाने की बात आपके पिछले सवाल के जवाब में जो 6 जजेस ने जो अपने खत में डिमांड किया है वो ये है कि कन्वेंशन बुलाई जाए। वो कन्वेंशन पूरे पाकिस्तान भर के, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो पाकिस्तान का 1% भी नहीं बनता उस लिहाज से, पॉपुलेशन के और उसके लिहाज से, जजेस की तादाद के लिहाज से। तो सारे जजेस सिंध हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के और उनकी जो मतहत अदलिया है, कन्वेंशन से पता लगना जरूरी है कि ये किस स्केल के ऊपर हो रहा है, ये इसका पैमाना क्या है। जब चीजें शुरू होती हैं ना तो लाइंस बड़ी ब्लर हो जाती हैं। जब उस वक्त के बानी पीटीआई चेयरमैन उस वक्त कहते थे ना कि भाई ये जो फौज, ये जब मॉनिटरिंग जज भी लगते थे, फिर एजेंसियों के लोग भी बैठते थे, फिर वो कहते थे कि भाई कौम तो इन्हें झोलियां भर भर के दुआएं दे रही है, ये फौज ना होती तो फिर ये मामलात आसान ना होते, ये साबित करना बड़ा मुश्किल होता, वो तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। उस वक्त कौम उन्हें लगता था दुआएं दे रही है, और हालांकि वहाँ इस सारी सूरत हाल में सिस्टम वीक हो रहा होता है। और उस वक्त भी बाज़ कहने वाले तो बताते थे लेकिन ज़ाहिर सुनने वाले सुनते नहीं थे। नहीं, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि क्या हम इस सारी प्रैक्टिस को जारी और सारी रहने दें जिसकी निशानदेही इन जजेस ने की है। अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली बात ये ओके, डिस्कशन होगी आगे किस तरह जाना है। आपके एतराज़ात कमीशन के अगेंस्ट क्या है? कोई तो तरीका होगा ना आगे जाने का। जी बिल्कुल दुरुस्त सवाल है और सही सवाल है और अच्छा सवाल है। इसका हमारे कमीशन जिस तरह से तश्कील दिए जाने की बात है, वो एक तो एग्जीक्यूटिव ने तश्कील दी है। खैर एग्जीक्यूटिव कमीशन तो बना सकता है और उसमें तसव्वुर तो यही है कि एक आज़ाद शख्सियत या शख्सियात को डाला जाए। अब एक रिटायर्ड जज की जो कमीशन है वो हाजिर सर्विस जजेस को तलब करके उससे सबूत मांगेगी, ये तो वैसे ही तरीक़ेकार ही बड़ा गैर मौसर है। हमारा एतराज इस पे है ही ये कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में करे और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करे, क्योंकि ये इस नौयत का ये आइन के 184 आर्टिकल के सब क्लॉज नंबर 3 जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त ज्यूरिसडिक्शन है। जब ये खत पहली दफा मंजर आम पे आया था तो माहिरीन यही कह रहे थे कि इसके नतीजे में सबसे मौसर तरीका जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेते हुए एक मुकदमा यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, आईनी प्रोसीडिंग्स शुरू करे, और हम कह रहे हैं खुली अदालत में और लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। और यस, अगर ये इतना बड़ा इनहराफ है आइन का कि इसके मुर्तकिब लोगों को कैफर किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए ताकि एहतसाब का खौफ हो, कानून का डर पैदा हो। इस तरह आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के बजाय हम जंगल के कानून के निज़ाम में रह रहे होते हैं। ये हमारा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अगर हॉस्टेज है, अगर यरगमाल है, तो ये कमीशन हम समझते हैं गैर मुअस्सर है। ये एक जुडिशियल सरेंडर हो गया है। हम समझते हैं हथियार डाल दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस सारी सरगर्मी के सामने, इस इन काले करतूतों के। अब आप लोगों का लाहे अमल क्या होगा? आप चाहते हैं कि इसकी हेयरिंग हो, फुल कोर्ट में हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो, सो अब आप जाहिर ये तहरीक चलाएंगे, कायल करेंगे, क्या करेंगे?
बिल्कुल जी, हम समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने कॉलीग्स को, अपने फेलो जजेस को इंसाफ दें, हाई कोर्ट के जजेस को इंसाफ दें, और जो है वो बजाय इसके कि वो ये अपनी अदलिया का मुस्तकबिल इंतजामिया के और एग्जीक्यूटिव के रहमो करम पे छोड़ दें, लीविंग इट टू द मर्सी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, के बजाय खुद असर्ट करें, खुद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें अंडर 100 and आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, full larger bench, open court, live streaming and proper accountability. ये बिल्कुल गैर मौसर तरीका है जी, ये फेलियर है, ये जुडिशियल सरेंडर है हमारे नजदीक। चलिए, आपने अपना तरीका बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉइंट ऑफ व्यू दिया वलीद इकबाल साहब। वो कह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिवर्स कर लें और यहाँ से मामला शुरू हो, और फिर चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ के, मरीम नवाज साहिबा के केसेस हों या किसी के भी केसेस हों, या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पे दखल अंदाजी के इल्ज़ामात हो, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला मामला हो, जज अरशद मलिक की वीडियो हो, फिर सारा कुछ हो जाए, PTI को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेट्स सी मामला किस तरह आगे बढ़ता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। भाई, T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम की शक्ल क्या होगी, अब ये बातें सामने आने लगी हैं। कप्तान का फैसला हो गया है, जैसे कि पहले भी इशारे आ रहे थे। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन आफरीदी की जगह तजर्बाकार बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला किया है। चेयरमैन BCB को भी बता दिया गया है। इब्तदाई तौर पर बाबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की T20 सीरीज़ के लिए कप्तान बनाया जाएगा। वो काकुल में जारी कैंप में बतौर कप्तान ही अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। बाबर की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 T20 खेले हैं, 42 जीते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या, फाइनली ये बता दें जल्दी से, पहले तो बताएं, एक तो बाबर आजम को आया गया बिकॉज ऑब्वियसली जो भी उनकी परफॉर्मेंस के इश्यूज थे, क्या परफॉर्मेंस इतनी बेहतर एकदम से होगी कि उन्होंने रिविजिट किया जी वो हमारा फैसला ठीक नहीं था, वापस लगा दो इनको कैप्टन? किस तरह ये फैसले होते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने पूछा मैं वैसे ही जवाब दूंगा। वो कहते हैं ना कि ज़बाने क़ल्ब को नक़ारे खुदा जानो, तो ये फैसला मुझे तो उसी तनाजुर में लगता है। बाबर आजम को जब चौधरी ज़का अशरफ ने कहा था कि हम आपको व्हाइट बॉल टीम के कप्तान नहीं रखना चाहते और आप रेड बॉल टीम को लीड करें, तो उस वक्त वजूहात थी, टीम की परफॉर्मेंस थी, कोई शक नहीं है उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, कोई शक नहीं है उनके एज ए बैट्समैन एबिलिटी के ऊपर, लेकिन कप्तान की हैसियत से जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसमें बदलाव लाने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि कप्तान, कोच, चीफ सेलेक्टर का फैसला मैं नहीं करूंगा, मशावरत से होगा। हालांकि ये फैसला उनको करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को ये इख्तियार तफवीज किया। अब सिलेक्शन कमेटी को ये लगता है कि बाबर आजम जो है वो बेहतर अंदाज में टीम को लीड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि शाहीन आफरीदी को सिर्फ एक सीरीज की बुनियाद पर कप्तानी से हटा देना क्या दुरुस्त है। अगर शाहीन आफरीदी को लाहौर कलंदर की पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पर अलग किया जा रहा है, तो बाबर आजम की भी टीम टूर्नामेंट जीत नहीं सकी। टूर्नामेंट जीतने वाले तो शहजाद खान थे, लेकिन अब होगा ये हुआ कि बाबर आजम एज ए कैप्टन वापस आ रहे हैं, उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारियां होगी। क्रिकेट बोर्ड एक नई शुरुआत करना चाहता है और शायद क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है कि जो पिछली मैनेजमेंट थी उन्होंने बाबर आजम को हटाया था, उन्होंने गलत फैसला किया और वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपकी नॉलेज में ये इजाफा करता चलूं कि जब बाबर आजम कप्तान बनने से सरफराज अहमद को हटाकर एक नई शुरुआत की थी, लेकिन अब जब बाबर आजम दोबारा टीम के कप्तान बन रहे हैं तो उनके अलावा ड्रेसिंग रूम में 4 और कप्तान मौजूद होंगे, शाहीन आफरीदी, रिजवान, शादाब और इमाद वसीम। That's right. अच्छा, लेकिन पहले जो हमने एक डिस्कशन की थी जब लास्ट टाइम बाबर आजम को हटाया था कि मे भी कप्तानी के इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उनकी अपनी प्ले पे वो कंसंट्रेशन नहीं है, ये सारे फैक्टर्स पे बात हुई थी और यही डिसाइड हुआ था कि इट विल बी बेटर परहैप्स फॉर बाबर आजम्स पर्सनल परफॉर्मेंस जो उनकी अपनी होगी। अब वो फैक्टर्स आउट हो गए सारे। नहीं, देखें, पाकिस्तान क्रिकेट में न कोई फैसला करते वक्त सोचा जाता है, न कोई फैसले पर अमल दरामद करते हुए दूररस सोच रखी जाती है। जो पिछली मैनेजमेंट में बाबर आजम को हटाया गया था, उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम 2023 वर्ल्ड कप में अपनी मर्जी से टीम लेकर गए हैं और उन्होंने कहा था कि जी आप टीम की जो जिम्मेदारी होगी उसको लेंगे, तो यहाँ तक तो बात है। लेकिन अब मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जो बाबर आजम को कप्तान बनाकर एक बार फिर वापस ला रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले क्रिकेट बोर्ड में भी वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर थे, इस क्रिकेट बोर्ड में भी वो नाम के चीफ सिलेक्टर नहीं है, लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी में वो सबसे तगड़े बंदे हैं, तो इस क्रिकेट बोर्ड में भी वो हैं। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि तब भी वहाब रियाज मौजूद थे जब बाबर आजम को हटाया गया, अब भी वहाब रियाज मौजूद है जब बाबर आजम को लाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम इस टीम के सबसे बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन कप्तानी के हवाले से जो तहफ्फुज़ात हैं वो अपनी जगह कायम है। तो बाबर आजम के लिए भी एक बेहतरीन मौका है कि वो खुद को साबित करें,
फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि उनको सिर्फ व्हाइट बॉल टीम की क़यादत दी जा रही है। शुरुआत वो जिस तरह अब्दुल्ला ने बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों से करेंगे, फिर उसके बाद हमारी टीम को आयरलैंड में 3 मुझे ये बताइए कि बाबर की कप्तानी से जुड़े बहुत सारे इश्यूज थे, तभी मामला जो हैं उस नहज तक पहुंचे थे जिस पे पहुंचे थे, जैसे कि फिटनेस पे तवज्जो ना होना। चले मर्जी की खिलाड़ी तो मर्जी की टीम तो हर कप्तान बनाना चाहता है, लेकिन यो टेस्ट मतलब बात ही ना करो, इस तरफ जाओ ही ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इमाद भी वापस आ रहे हैं न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, फिर आमिर की भी बातें हैं। हाउ वुड दिस वर्क? अब्दुल्ला, वो शाहरुख खान की फिल्म थी ना, मैं हूं ना, तो ये जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जिसमें 9 लोग शामिल हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर हैं, उनको ये लगता है कि मैं हूं ना। अब पहले जैसे बाबर आजम अकेले फैसले कर लिया करते थे, अपनी मर्जी चलाया करते थे, उनको लगता है कि अब चेक एंड बैलेंस होगा, अब चीजों को आपको जवाब देना होगा। और उनको ये लगता है कि जी ये जो आप बात कर रहे हैं कि इमाद वसीम आ गए हैं, आमिर आ गए हैं, 4 कप्तान बाबर के अलावा ड्रेसिंग रूम में होंगे, वो कह रहे हैं सब हैंडल कर लेंगे, फिक्र ना करें आप। चलें, अल्लाह करे कि हैंडल कर लें। हम तो यही चाहते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी हो और हम वर्ल्ड कप जीतें। अच्छा, अब ये एक यहाँ टूर्नामेंट होगा, अब बाकी आगे कौन कप्तान होगा ये इस टूर्नामेंट पे डिपेंड करता है? नहीं उमर, फिलहाल बाबर आजम को किसी टाइम फ्रेम के लिए कप्तान नहीं बनाया जा रहा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि बाबर आजम जो है वो जिम्मेदारियां संभाल रहा है। शाहीन आफरीदी के जो करीबी जरा हैं वो ये कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी ये कह रहे थे कि यार जब इतना सब कुछ हो रहा है और आपको एक सीरीज के ऊपर लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस के ऊपर कप्तानी से दीवार से लगाया जा रहा है, तो वो बड़े डिसहार्टेड थे और उन्होंने सोचा कि वो पहले ही बाबर आजम के हक में जो है दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन उनके करीबी लोगों ने कहा कि भाई आपको क्या हो गया, क्रिकेट बोर्ड का फैसला है कप्तान बनाना, क्रिकेट बोर्ड का फैसला है कप्तान हटाना, ये एजाज की बात है, आप देखें और वक्त के साथ चलें। थैंक यू याया, थैंक यू फॉर बीइंग, मतलब दिस इज नॉट द एंड फॉर हिम, आई एम श्योर। ऑल द बाबर आजम और पूरा मुल्क ही उनको प्यार करता है, पसंद करता है। सो अभी वैसे ये जराए से खबरें मौसूल हो रही हैं। यस, दैट इज इट जी, हम कल मिलते हैं आपसे दोबारा फिर।